सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केवीएस लर्निंग। तो आज मैं पार्ट 2 वीडियो लेके आई हूँ। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था, इधर तक हमने कर लिया था। हमने पढ़ा था कि द साउंड ऑफ म्यूज़िक में पार्ट 1 चल रहा होता है एवरिन ग्लेन के बारे में, कि उनको जो वो डेफ गर्ल थी, कैसे उनको पता चला कि वो डेफ है। तो उनको पता चला, उनकी मदर को पहले पता चला कि उनको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो उनके स्कूल परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं होते, तो ऐसे में पता चला कि वो सुन नहीं पा रही हैं। और एक्चुअली में क्या था कि उनकी दिमाग में, जो ब्रेन में हमारे सुनने की नस जो होती है, वो धीरे धीरे करके डैमेज हो रही थी। तो वो बर्थ से उनकी नस डैमेज नहीं थी, वो बाद में धीरे धीरे करके वो अपनी पूरी तरीके से हो गई। लेकिन उन्होंने अपना म्यूज़िक का पैशन नहीं छोड़ा और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखा, उन्होंने ज़ाइलोफ़ोन बजाना सीखा। उनके जो गुरु थे, जो टीचर थे, रॉन फॉक्स, उन्होंने उनको और प्रेरित किया कि वो ये काम करें। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है इसमें। यहाँ तक तो कर लिया था हमने, चलिए नेक्स्ट। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो अब उस दिन के बाद से जब उनको पता चला कि वो सुन नहीं पा रही है, नहीं कर पा रही है, उन्होंने वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने अपना म्यूज़िक का पैशन फॉलो किया, जिसमें लिखा रॉन फॉक्स उनको सिखाया, उन्होंने वो सीखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had discussed to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि उन्होंने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया था। यूके में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा था। यूथ यानी कि आपको समझ रहा है, यंग लोगों का एक ऑर्केस्ट्रा बैंड है। एवरिन ग्लेन ने वो ज्वाइन किया, और जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने वो ज्वाइन किया था। और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि म्यूज़िक को उनको अपना लाइफ बनाना है, म्यूज़िक को। और उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में अपना ऑडिशन दिया, और सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्होंने उस अकेडमी में, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, आपको फिर बता दूँ, बहुत बड़ी अकेडमी है लंदन में। और इसी अकेडमी में से सीखना सब लोगों की चाह होती है। तो वही एवरिन ग्लेन की भी थी, और उन्होंने भी ऑडिशन दिया, वो सिलेक्ट हो गई। और ना ही केवल सिलेक्ट ही नहीं हुई, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा किसी ने भी नहीं किया कि रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में इतने अच्छे कोई मार्क्स लाया हो, जो एवरिन ग्लेन लाई थी। तो शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। धीरे धीरे करके उन्होंने जो यूथ ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया था, वो उन्होंने धीरे धीरे करके छोड़ा, और फिर वो अकेले सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। एट द एंड ऑफ द 3 ईयर कोर्स, मैंने जैसे कहा रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में कोर्स होता है म्यूज़िक का, तो 3 साल का होता है। तो उस 3 साल के कोर्स में, जब वो एंड टाइम चल रहा था उस कोर्स का, उन्होंने काफ़ी सारे टॉप अवार्ड्स जो हैं जीत लिए थे, उनको मिल गए थे, ठीक है। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. अब इसका साफ मतलब, पहले आप ये जान लीजिए कि क्या कहना चाह रही हैं यहाँ पे एवलिन। उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि कोई उनके डिसेबिलिटी के कारण उनको अवार्ड दे, या उन पर सहानुभूति करके उनको अवार्ड दे। वो नॉर्मली बिहेव करती, तो वो नॉर्मली रहना भी चाहती थी, कि भले ही वो सुन नहीं पा रही हो, लेकिन उनको पसंद नहीं था लोगों को जज करवाएं ये चीज़। और ना ही उनको पसंद था कि लोग ये जान के कि हाँ, ये तो डेफ गर्ल है, ये तो नहीं सुन पा रही, उनको मार्क्स दे। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती, समझ रही ना मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ। नॉर्मल बिहेव करती थी, और नॉर्मली वो ऐसा शो नहीं होने देती सामने वालों को कि वो उनको बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है। और नहीं उनको पसंद था कि कोई ये चीज़ बोल के उनको अवार्ड प्रेजेंट करे कि ये पेरी डेफ हैं, जो नहीं सुन पा रही हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि उनके उसे बोलते हैं ना, कैलिबर के उस पर उनको अवार्ड्स दिया जाए, प्राइज़ दिया जाए। इफ़ यू वर्क अप, फिर वो बोलती हैं कि वो क्या कहती है, उनका कहने का उनका फीलिंग ये थी कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो कहाँ पे जाना है, तो आप
वहाँ पे डेफ़िनेटली पहुँचोगे, ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क करोगे। और वही वो कहती है कि उनको भी वही राइट पाथ मिला क्योंकि उनको पता था कि उनको क्या करना है और कुछ लोगों के सपोर्ट से उनको राइट पाथ मिला और वो दुनिया की एक ऐसी मल्टी परकशनिस्ट बन गई जिन्होंने हज़ार तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं और वो बहुत हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स भी किया करती थी एवरेन ग्लैन, ठीक है। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. तो एवरेन ग्लैन का फंक्शन देखना, परफॉर्मेंस देखना तो सबको पसंद है, लेकिन एवरेन ग्लैन ये खुद ये देखती थी वो बिना सुने, तो ये बहुत ही बोलती नहीं आश्चर्य की बात होती थी, बहुत ही हैरानी की बात होती थी कि सुन नहीं पाई थी वो ऊपर परफॉर्मेंस देता करती। तो इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। जब उनके साथ डिस्कशन चलते इंटरव्यू चल रही थी तो उन्होंने एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं छूटा होगा। वो बोलती हैं कि men with bushy beards give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. साफ बताती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है एवरेन ग्लैन का किसी इंटरव्यूअर के साथ, कोई होगी जो उनकी इंटरव्यू ले रही होंगी। तो वो बोलती हैं कि वो देखते हैं कि यहाँ पे जो इंटरव्यू ले रही हैं वो देखती हैं कि एवरेन ग्लैन ने एक भी शब्द ऐसा नहीं छोड़ा है, ठीक है। वो बोलती है एवरेन ग्लैन की उनको वो बहुत घबरा जाती थी ऐसे लोगों को देख के जिनकी नीले लंबी लंबी मूंछ और दाढ़ी घनी दाढ़ी होती थी, ठीक है। उनको देख वो ट्रबल में आ जाती थी और वो फिर हंसती हैं और फिर वो बोलती हैं कि जब वो उनके लिप्स देखती हैं, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, के वो उनके लिप्स देख के नहीं हंसते, वो हंस रही थी, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज। शी स्पीक्स flawlessly with a Scottish lilt, ठीक है। केवल होठ देख के ही नहीं, पूरा फेस देख के, स्पेशली आंखें देख के वो बात करती हैं। कौन एवरेन ग्लैन बात करती हैं और वो पूरी अच्छे से स्कॉटिश लैंग्वेज में बात करती हैं। वो क्यों कर पाती हैं, वो फिर बोलती हैं कि उनको जो इंटरव्यू ले रही है उनको बोलती हैं एवरेन ग्लैन कि मेरी स्पीच इसीलिए क्लियर है क्योंकि मेरे जन्म से यानी कि जब से वो बॉर्न है तब से 11 साल की एज तक वो कम से कम सुन सकती थी। तो इसी कारण उनको पता है कि स्कॉटिश में क्या क्या वर्ड्स होते हैं, कैसे बात की जाती है, तो इसलिए वो स्कॉटिश लैंग्वेज में आराम से बात कर पाती हैं। बट दैट डजंट एक्सप्लेन इट, पर इससे बिल्कुल भी ये एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, ये नहीं समझ में आ पाता है कि कैसे उन्होंने फ्रेंच और जापनीज़ लैंग्वेज भी सीखी और इसमें मास्टर्स कर दी। क्योंकि सोचिए फ्रेंच लैंग्वेज और जापनीज़ लैंग्वेज इन दोनों का संबंध बिल्कुल भी स्कॉटिश के साथ नहीं बन रहा है, ठीक है ना। स्कॉटिश लैंग्वेज के साथ नहीं बन रहा है, ये दोनों लैंग्वेज उन्होंने अपने डेफनेस के बाद ही सीखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखना आगे क्या आएगी। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. अब एवरेन ग्लैन जो इंटरव्यू ले रही है उनको बोलती हैं कि अगर बात रही म्यूज़िक की तो बताती हैं कि जो म्यूज़िक है वो उनके शरीर के हर एक पोर में वाइब्रेट करता है। हर एक पोर उनका शरीर का हर एक पोर म्यूज़िक को फ़ील कर पाता है। उनके स्किन तो समझते हैं ना आप, उनकी स्किन में भी म्यूज़िक जैसे टिंगल कर रही हो, म्यूज़िक छू के जा रही हो और उनके चिक्स भी उनके म्यूज़िक को फ़ील करते थे, यानी कि म्यूज़िक उनके चिक्स को भी छूती थी और इवन उनके बालों में भी म्यूज़िक वाइब्रेट करता था, म्यूज़िक को वो फ़ील कर पाते थे कि उनके बालों तक भी म्यूज़िक जा रहा है, ठीक है। तो अब वो कहती हैं कि जब वो ज़ाइलोफ़ोन प्ले करती थी, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स। तो वो कहती है जब वो ज़ाइलोफ़ोन प्ले करती थी, देखिए ये ज़ाइलोफ़ोन है, ठीक है। तो वो ये प्ले करती थी, जो ज़ाइलोफ़ोन में प्ले करने के लिए हमें स्टिक्स की ज़रूरत होती है। तो जब वो ये स्टिक्स को इन
सेलोफोन के इन प्लेट्स में बजाती थी तो इससे एक साउंड प्रोड्यूस होती थी, एक म्यूज़िक प्रोड्यूस होती थी, और ये जो म्यूज़िक थी ये म्यूज़िक स्टिक्स के थ्रू उनके फिंगर्स में घुसती थी और अपने टिप्स से फ़ील कर पाती थी म्यूज़िक को। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, उसके बाद इन्होंने बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। अब उन्होंने ड्रम की भी म्यूज़िक ऐसे ही सीखी, उन्होंने देखा कि उनके ड्रम के बजने पे उनके बॉडी में एक रिजोनेंस सा, एक अलग सा म्यूज़िक वाइब्रेट करता है। मैंने कहा ना वो कैसे ड्रम पे म्यूज़िक समझ पाती हैं। वेस्ट, कमर के ऊपर वाले जो बॉडी का पार्ट होता है उससे हायर नोट्स को समझती थी, और जो कमर के नीचे वाला बॉडी पार्ट होता है उससे लोअर नोट्स को ड्रम के वो फील करती थी, समझती थी। और जब भी वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने जाती थी तो जो स्टूडियो होता था, अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते थे, वो स्टूडियो का प्लेटफॉर्म वुडन का बना हुआ होता था, तो वो हमेशा वुडन प्लेटफॉर्म में जूते उतार कर ही जाती थी। क्यों जाती थी इसका एक कारण था, ताकि जो भी म्यूज़िक वो इंस्ट्रूमेंट से बजाएं वो उनके फीट के थ्रू उनके पैरों पे पहुँचे और वो उसको फील कर पाएँ। Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award, says master percussionist James Blake. God may have taken her hearing, but she has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब यहाँ पे क्या होता है, नॉट सरप्राइजिंगली एवरी डिलाइटर ऑडियंस, बिल्कुल भी ये हैरानी की बात नहीं है। एवरी इंडियन हमेशा अपने ऑडियंस को अपने परफॉर्मेंसेस में खुश करती थी। उनको ऑडियंस को मज़ा आता था उनकी परफॉर्मेंस देख के। और 1991 में उनको एवरी इंडियन को एक बहुत ही बढ़िया प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, जिसका नाम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड, उनको खिताब उनको मिला। और वो एक ऐसी परकशनिस्ट थी जिन्होंने 1000 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टरी कर रखी थी, बजा सकती थी। तो जेम्स ब्लेड्स जो थे वो एक मास्टर परकशनिस्ट थे। परकशनिस्ट समझते हो ना, जो हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो जेम्स ब्लेड्स भी एक परकशनिस्ट थे। तो वो कहते हैं कि भगवान ने भले ही उनसे सुनने की क्षमता छीन ली हो, सुन नहीं पा रही हो, सुनने के पावर छीन लिए भगवान ने उनसे, लेकिन भगवान ने उनको एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी है फील करने की, जो आप और मैं, हम में से कोई भी, ये हमारे में से किसी के पास भी पावर नहीं है शायद। हम लोग तो म्यूज़िक को हम लोग तो म्यूज़िक को सुनते हैं कानों के थ्रू, समझते हैं, लेकिन वो उस म्यूज़िक को फील करती हैं और इतने डीपली फील करती हैं कि आप तो कर ही नहीं सकते। कौन बोलते हैं, सब बातें जेम्स ब्लेड्स बोलते हैं, वो भी एक परकशनिस्ट होते हैं। एवलिन ब्लेन की तारीफ में बोलते हैं, वो कहते हैं क्योंकि वो इतने दिल से फील करके करती है म्यूज़िक को, इसीलिए जब भी वो कोई भी म्यूज़िक प्ले करती है अपने इंस्ट्रूमेंट को बजा के, कोई भी म्यूज़िक जो उनका निकलता है उस इंस्ट्रूमेंट को बजा के, वो बहुत ही ब्यूटीफुली निकलता है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ workaholic. I have just got to work often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians, and Richland of the Beethoven Found for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is now here that they cannot go.
that there is nowhere that they cannot go. अब यहाँ पे क्या होता है, Evan confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians. उन्होंने वो एविन ग्लेन बोलती हैं कि वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। एविन ग्लेन यानी कहती है कि वो बहुत वर्कोहॉलिक है। वो मतलब सब लोग एविन ग्लेन के बारे में, एविन ग्लेन नहीं बोल रहे, सब लोग बोल रहे हैं एविन ग्लेन के बारे में कि वो एक ऐसी है, कुछ इस टाइप के हैं कि वो बहुत वर्कोहॉलिक है, बहुत काम कर सकते। इतने तो शायद क्लासिकल म्यूजिशियंस भी नहीं वर्क करते होंगे जितना एविन ग्लेन एज अ डेफ होके करती हैं काम, ठीक है। भले वो सुनने पर, लेकिन वो क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा वर्क करती हैं। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, और जो इनको रिवॉर्ड्स मिले, जो इनको अवार्ड्स मिले हैं, जो इनकी तारीफ़ें होती हैं, जो इनको सम्मान मिलता है, वो भी बहुत सारा है एविन ग्लेन के पास। और इतनी नामी पॉपुलर होने के बाद भी एविन ग्लेन, ये जो सोचिए इतने रेगुलर कॉन्सर्ट्स करती है, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करती है, तब भी एविन ग्लेन फ्री में कॉन्सर्ट करती हैं, जो हॉस्पिटल्स में जो लोग होते हैं उनके लिए, जो बेचारे बोलते हैं ना आर्थिक रूप से जिनको बहुत प्रॉब्लम है और उनको बीमारियां भी हैं, कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, आर्थिक रूप से वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे अपनी बीमारी को, तो उनके लिए वो फ्री कॉन्सर्ट करती ताकि वो खुश रहे, ठीक है। और तो और वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती है यंग म्यूजिशियंस जो हैं, जो छोटे-छोटे अभी बच्चे जो म्यूज़िक सीखना चाह रहे हैं, उनको क्लासेस देने में ज़्यादा प्रायोरिटी रखती हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती हैं, उनको क्लासेस देना, उनको सिखाना। और एन रिचलन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, जो एन रिचलन थी, एन रिचलन एक बीथोवन फंड नाम की कोई, वहाँ पे कोई ऐसे हमारे NGOs होते हैं, वहाँ पे भी कोई ऐसा होगा बीथोवन फंड नाम का, ठीक है। उसमें एक एन रिचलन थी, वो कहती हैं कि डेफ चिल्ड्रन के लिए वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। कौन? एन रिचलन कहती है कि डेफ चिल्ड्रन के लिए, जो बच्चे सुन नहीं पा रहे, उनके लिए एविन ग्लेन एक इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी ऐसी शक्ति है जो उनको इंस्पायर करती है बच्चों को कि वो आगे बढ़े, कि भले ही डेफ क्यों ना हो, वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। तो वो जब बच्चे एविन को देखते हैं तो उससे वो समझते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम डेफ पीपल जा नहीं सकते, ठीक है। Evelyn Glenn has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. Evelyn Glenn has already accomplished more than most people twice her age. अब जो एविन ग्लेन थी, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एविन ग्लेन के कारण कितने लोग उनसे इंस्पायर हुए और कैसे लोगों को भी शक्ति मिलती है कि उनके जैसे बने, उनके जैसे काम करें। तो एविन ग्लेन ने ना केवल अपने ऑडियंस को, जो उनको प्यार करते हैं, जो उनकी म्यूज़िक सुनते हैं, उनको केवल खुश रखा, वो उनके काम से खुश होते, बल्कि जो हैंडीकैप लोग होते हैं, जो बेचारे डिसेबल लोग हैं हमारे, वो भी इंस्पायर्ड होते हैं कि जब एविन ग्लेन कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, जब वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम में भी शक्ति है, हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं, है ना। और she has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are अच्छा। अब यहाँ पे क्या है कि अब जैसे जैसे वो पॉपुलर होती गई, सीन होती गई, तो जो भी ऑर्केस्ट्रल बैंड होता था, जो भी जिनका भी ऑर्केस्ट्रल बैंड में वो सपोर्ट करती थी, तो जो यंग म्यूजिशियंस थे उनको पहले भेजती थी कि वो पहले गाएं, वो पहले सामने परफॉर्मेंस दें, और उनको पीछे खड़े होकर उनको सपोर्ट करती थी।
ठीक है। कौन है एवरिन ग्लैन? तो एवरिन ग्लैन से केवल ऑडियंस को ही या उनके फैंस को ही नहीं इंस्पिरेशन मिलती, बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को भी के लिए भी वो एक इंस्पिरेशन है जो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चलिए अभी हमारा एवरिन ग्लैन वाला पार्ट ख़त्म होता है। पार्ट 2 जो इस चैप्टर का है वो बिस्मिल्लाह खान हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और मैं जैसे हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ, जिन्होंने वीडियो यहीं शुरू में ही रोक दी वो अपना ही लॉस कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं जा रहा। उन लोगों में से जो सुनना पसंद नहीं करते या जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, तो जिन्होंने यहाँ तक देखी एंड तक, उनका स्पेशल थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।